आपका अपने चैनल सीखो सिखाओ लाइव बनाओ में स्वागत है। आप देख रहे हैं एस.के. पांडे की किताब आधुनिक भारत का इतिहास, पेज नंबर 363 से 398 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1931 ईस्वी। गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन आवश्यक हो गया था। गांधी जी ने उस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया। कालांतर में इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पूर्व एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से समझौते का यत्न किया और इस हेतु लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 ईस्वी को एक पत्र लिखा। वायसराय ने इस पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, इसलिए महात्मा गांधी को विवश होकर सत्याग्रह करना पड़ा। गांधी जी ने इसकी शुरुआत प्रसिद्ध दांडी मार्च से की। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक दांडी नौसारी जिला गुजरात मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद संपूर्ण देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, महात्मा जी के दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। पश्चिमोत्तर प्रांत में पेशावर में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इनका आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लाल कुर्ती आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत NWFP में सामान्यतः सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक संगठन के ध्वज और अपने स्वयं सेवकों के साथ इस आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लिया। ये स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहने होते थे। अपनी पोशाक के कारण ये लाल कुर्ती के रूप में विख्यात हुए। लाल कुर्ती आंदोलन विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था। कौमी आज़ादी के लिए इन्होंने कांग्रेस तथा गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खां को फ़ख्र-ए-अफ़गान की उपाधि दी। इन्होंने पख्तून नामक एक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली जो बाद में दश रोजा नाम से प्रकाशित हुई। गफ्फार खां को बादशाह खां भी कहा जाता है। अप्रैल 1943 ईस्वी में जिन्ना ने गफ्फार खां को जंगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दी। गफ्फार खां ने 1946 और 47 ईस्वी में पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किया। पेशावर की एक महत्वपूर्ण घटना ये थी कि गढ़वाली सिपाहियों की 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके नेता चंद सिंह गढ़वाली थे, जिस कारण बाद में उनका कोर्ट मार्शल किया गया और लंबी जेल सजाएं दी गई। इससे स्पष्ट हो गया था कि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना भारतीय सेना तक फैलने लगी थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जोर पकड़ा। नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों से पूर्ण असहयोग और करबंदी आंदोलन का रास्ता अपनाया। इस आंदोलन को जियालर्ग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नागा संघर्ष ने सशस्त्र संग्राम का रूप ले लिया। यदुनाग पर हत्या का अभियोग लगाकर फांसी दे दी गई। इनके बाद इनकी बहन गैडिनल्यू ने नागा विद्रोह की बागडोर संभाली। इन्हें गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। इनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा। बम्बई में इस आंदोलन का केंद्र बिंदु धरासना था। गांधी जी ने आंदोलन को तेज करने के लिए ये घोषणा की कि वे धरासना नामक नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और नमक कानून तोड़ेंगे। लेकिन 4 मई को वायसराय ने आदेश दिया कि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाए और ये गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी के आह्वान किए गए संघर्ष को बढ़ाते हुए 31 मई 1930 ईस्वी को सरोजनी नायडू के दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दिनों के दोस्त इमाम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरासना नमक कारखाने की ओर बढ़े।
इन पर भीषण लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी तरह बंबई के पास स्थित बडाला के नमक कारखाने पर लोगों ने धावा बोला और नमक लूट ले गए। मई 1930 ईस्वी में बंबई के समुद्र तट पर अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने अपनी आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का सजीव वर्णन किया है। उसने लिखा कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। इस अमेरिकी पत्रकार ने ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति की आलोचना की और तर्क दिया कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा, तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वे भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथ में लें। दक्षिण भारत में भी नमक आंदोलन का तेजी से प्रसार हुआ। राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से बदौख्यम तक की यात्रा की। कर्नाटक में 10,000 लोगों ने सैनीकट्टा नामक कारखाने पर धावा बोला और लाठियां तथा गोलियां खाईं। आंध्र प्रदेश में महिलाओं के जत्थे मीलों चलकर नमक कानून को चुनौती देने पहुंचे थे। वायकूम सत्याग्रह केरल के नेताओं ने के केलपन एवं टी के माधवन के साथ कालीकट से पयानूर तक की यात्रा की। इन सभी ने नमक कानून को तोड़ा। अन्य केंद्र देश के अन्य हिस्सों में भी नमक आंदोलन चलाया गया। बंगाल के मिदनापुर इलाके में नमक सत्याग्रह काफी समय तक चलता रहा। उड़ीसा में बालासोर, पुरी और कटक जिले गैर कानूनी तौर पर नमक निर्माण के मुख्य केंद्र रहे। सत्याग्रहियों का एक दल असम के सिलहट नामक स्थान से बंगाल के नोवाखाली समुद्र तट तक नमक बनाने के लिए पहुंचा था। 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके जवाब में मद्रास, कलकत्ता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए तथा प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ एवं पुलिस के बीच टकराव हुआ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी कपड़ों और शराब के बहिष्कार की घोषणा की थी। उन्होंने महिलाओं को विशेष रूप से इसमें भाग लेने को कहा था। विदेशी कपड़ों तथा शराब के बहिष्कार में छात्रों एवं नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत करना अदा करने का भी आंदोलन चलाया गया। पूर्वी भारत में चौकीदारी के लिए कर अदा करने से लोगों ने मना कर दिया। गुजरात में लोगों ने भू राजस्व देने से इनकार कर दिया। मध्य भारत की रियासत छतरपुर में करों की अदायगी का एक आंदोलन चला, जिसका नेता डाकू मंगल सिंह था। उत्तर प्रदेश में भी कर न देने का आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल नियमों के उल्लंघन में आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन से भारत का आयात घटकर 1/3 हो गया। बंबई की 14 अंग्रेजी मिलें बंद हो गईं। सिगरेट का आयात घटकर 1/6 हो गया। भारतीय सूती वस्त्रोद्योग में कई गुना की वृद्धि हुई। इस संघर्ष के प्रति कठोर दमन का रास्ता अपनाया गया। गांधी जी सहित अन्य नेताओं तथा 90,000 से अधिक सत्याग्रही जेल में बंद कर दिए गए। इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। उद्घाटन जॉर्ज पंचम। स्थान सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रतिनिधियों की संख्या 89। 27 मई 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से हिंदू महासभा जयकर एवं BS मुंजे, उदारवादियों CY चितामणी एवं TV सप्राव, मुस्लिम आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक, सिखों सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन KT पाल, दलित वर्ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देशी रियासतों 16 नरेशों आदि प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बेल्सफोर्ड के अनुसार सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय नरेशों, दलित वर्ग, हिंदू, सिख, ईसाई, जमींदार, श्रमिक संघों और वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, किंतु भारत माता वहां उपस्थित नहीं थी। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने उसका सभापतित्व किया।
सम्मेलन में भारतीय नरेशों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव कर सबको चकित कर दिया। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी। इसी तरह अंबेडकर ने भी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, परंतु उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का भारी अभाव था। इस सम्मेलन के निष्कर्ष बाद में प्रकाशित हुए, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैध शासन पर सहमत हुई। जनवरी 1931 ईस्वी में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कहा कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाहियों को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। इरविन ने 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहा। तेज बहादुर सप्राव एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 ईस्वी को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता। समय 5 मार्च 1931 ईस्वी। स्थान दिल्ली। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वायसराय इराविन ने इसके तहत निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। 1. जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं, उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। 2. भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। 3. भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। 4. सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। 1. सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। 2. कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। 3. कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। 4. गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं के बहुमत ने स्वागत किया। श्री के 0 मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। किंतु इस समझौते से कांग्रेस के वामपंथी विशेषकर युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ये कहकर इसकी आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। युवा कांग्रेसी इस समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके थे। इन तीनों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मार्च 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ। इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। यही मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्राधिकृत किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। समय 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी। स्थान सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का बहुमत था। अनुदारवादियों ने सैमुअल हॉक को भारत मंत्री एवं लॉर्ड विलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी S0 राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। गांधी जी डॉक्टर शून्य अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान को भी कांग्रेस की तरफ से शामिल करना चाहते थे, परंतु वायसराय इसके लिए सहमत नहीं हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गईं। इनके साथ एनी बेसेंट भी थीं। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया।
मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए। इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभरकर सामने आई। अधिवेशन की मुख्य समस्या संघीय ढांचे एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित थी। इन दोनों समितियों में गांधी जी को रखा गया। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने उत्तरदायी सरकार की मांग की, किंतु जिन्ना तथा आगा खां ने इसका विरोध किया। मुसलमानों के अतिरिक्त अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया। अलग निर्वाचक मंडलों की मांग अब न केवल मुसलमान बल्कि दलित जातियों, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी करने लगे थे और 13 नवंबर को ये सब समूह संयुक्त कार्यवाही के लिए अल्पसंख्यक समझौते के रूप में एकजुट हो गए। गांधी जी इससे बड़े दुखी हुए। सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। अनेक प्रतिनिधियों ने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने की बात की। गांधी जी को जोरदार वकालत के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत औपनिवेशिक स्वराज देने की बात स्वीकार नहीं की। 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को भारत पहुंचने पर स्वागत के लिए आई हुई भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बटा नहीं लगने दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मोरेस ने गांधी जी के बारे में कहा, अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। समय 4 जनवरी 1932 7 अप्रैल 1934 ईस्वी। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के समय इस आंदोलन को सरकार ने बर्बरता से दबाना चाहा। इस बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण खेतिहर पैदावारों के दाम गिर गए थे और लगान तथा मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहनीय हो चला था। दिसंबर 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने न लगान न टैक्स का अभियान चलाया। फलस्वरूप 26 दिसंबर 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सरकार की मालगुजारी संबंधी नीति के खिलाफ खुदाई खिदमतगार किसान आंदोलन चला रहे थे। 24 दिसंबर को इनके नेता खान अब्दुल गफ्फार खां भी गिरफ्तार कर लिए गए। किसान आंदोलन पूरे देश में तेजी के साथ फैल रहा था। भारत आते ही गांधी जी ने पुनः आंदोलन की बागडोर संभाली। सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गांधी जी और सरदार पटेल सहित लगभग 1,20,000 लोगों को जेल में भर दिया। दूसरी बार यह आंदोलन 4 जनवरी 1932 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी की उनके इस कृत्य के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा, गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की मेहनत तथा कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। अक्टूबर 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों के कल्याण में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटा लेने का निश्चय किया। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का असली रूप तब सामने आया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। पूना समझौता समय 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने इस घोषणा का प्रबल विरोध किया और अपनी मांग मनवाने के लिए 20 सितंबर 1932 ईस्वी से जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफी तेजी से गिरने लगा।
मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधान मंडल सेंट्रल लेजिस्लेचर में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। समय 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधियों से अबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपना संवैधानिक सुधारों का कार्य जारी रखा। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन किया गया। भारत सचिव सर सैमुअल होर गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे। इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया। जॉर्ज लैंसबरी के नेतृत्व में इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी सम्मेलन में सम्मिलित हुई। इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया जिनसे सरकार के विरोध की संभावना थी। अधिकांश प्रतिनिधि उदारवादी एवं सांप्रदायिक थे। 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसने 22 नवंबर 1934 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट ने उसे अपनी सम्मति दे दी। यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से विख्यात हुआ। प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ। पंजाब में अफसर हुसैन ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। बंगाल और मध्य प्रांत में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 ईस्वी में चुनाव हुए और कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। उसे कुल 1585 असेंबली सीटों में 711 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला और बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत 175 में से 86 मिला। सरकारी समर्थन के बावजूद संयुक्त प्रांत में छतारी के नवाब की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी और मद्रास में जस्टिस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मुस्लिम चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस के बहुत मामूली प्रदर्शन। 482 आरक्षित सीटों में कांग्रेस 58 पर लड़ी और 26 पर विजयी रही। के बावजूद इस बात से संतोष मिल जाता था कि मुस्लिम लीग भी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का अपना दावा सिद्ध करने में असफल रही थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लीग एक भी सीट नहीं पा सकी थी और वह पंजाब के 84 आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में से केवल 2 और सिंध के 33 में से केवल 3 स्थान पर ही जीत सकी थी। अनुसूचित जातियों की अधिकांश सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली थी सिवाय बंबई के, जहां अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने हरिजनों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 जीती थी। संयुक्त प्रांत, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत, बंबई और मद्रास में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने पदभार संभाला। यहां की विधानसभाओं में उसे पूर्ण बहुमत मिला था। बाद में चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। यहां उसे सबसे बड़ा दल होने का लाभ प्राप्त था। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग ने सिकंदर हयात खां के प्रधानमंत्रित्व काल में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम वर्ग पर अपना प्रभाव कायम कर लिया। इससे ये सरकार मार्च 1947 ईस्वी तक बिना किसी व्यवधान के कार्य करती रही। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार सत्ता में आई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री H0S0 सोहरावर्दी थे।
सिंध में 1937 ईस्वी से 1947 ईस्वी के दशक के दौरान भिन्न भिन्न नेताओं के अधीन गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना रहा। इसके दो प्रधानमंत्री गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह तथा अल्लाह बख्श के कांग्रेस के साथ गहरे संबंध थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 1937 ईस्वी से 1939 ईस्वी। 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाईं। यहां प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई। इस परिषद को संसदीय उपसमिति नाम दिया गया। इसके सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समय प्रांतों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मद्रास के प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा में बीएन दास, मध्य प्रांत में एन बी खरे थे। एन बी खरे के इस्तीफा देने के कारण रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रांत का प्रधानमंत्री बनाया गया। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और बंबई में बीजी खरे थे। असम के प्रधानमंत्री सादुल्लाह के इस्तीफा देने के कारण गोपीनाथ बारदोले यहां के प्रधानमंत्री बने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रधानमंत्री डॉक्टर शून्य खां साहब थे, जबकि सिंध के प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श थे। अल्लाह बख्श के इस्तीफा देने के बाद यहां बंदे अली खान प्रधानमंत्री हुए। बंगाल के प्रधानमंत्री फजलुल हक, जबकि पंजाब के सर सिकंदर हयात खां थे। कांग्रेस सरकारों ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में ये प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जनसंघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती है, बल्कि उनके हित में राजसत्ता का उपयोग भी कर सकती है। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को शाहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। ये वह काल था जब कांग्रेस तथा अन्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों से समग्र रूप से किसानों में व्यापक जागरूकता तथा बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना देखने को मिलती है। कांग्रेस सरकारों ने श्रमिक समर्थक रुख तो अपनाया, किंतु वर्ग संघर्ष का साथ नहीं दिया। बंबई की कांग्रेस सरकार ने 1937 ईस्वी में एक कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति की। इसने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य तथा बीमा सुरक्षा की सिफारिश की। बंबई सरकार ने हड़तालें और तालाबंदी रोकने के लिए मध्यस्थता के सिद्धांतों के आधार पर विंबर 1938 ईस्वी में औद्योगिक विवाद अधिनियम भी पेश किया। अन्य कांग्रेस शासित प्रांतों में भी श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत से कानून लागू किए गए। कांग्रेस सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक कैदियों की रिहाई तथा रचनात्मक कार्यक्रमों के क्षेत्रों में भी काफी प्रशंसनीय कार्य किए। ग्रामीण उद्योगों के उत्थान, महानिषेध, बुनियादी शिक्षा के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन, जनजातियों के कल्याण, जेल सुधार तथा अस्पृश्यता निवारण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। इस अवस्था में भी कांग्रेस मंत्रालयों को ईमानदारी एवं जनसेवा के मानक स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मंत्रियों ने स्वेच्छा से अपना वेतन कम करके 500 रुपये प्रति माह कर दिया तथा रेलों से वे द्वितीय या तृतीय श्रेणी में ही यात्रा करते थे। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्यसमिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा ये भी मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की। वायसराय ने औपनिवेशिक स्वराज का रटाया डायलॉग बोल दिया। 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें ब्रिटिश सरकार के रवैये के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों को इस्तीफा देने के लिए कहा। कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 29 और 30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ डॉक्टर शून्य अम्बेडकर ने भी दिया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़ बिहार में आयोजित हुआ। इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए।
कांग्रेस के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे सामान्यतया अगस्त नाता के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे। 1. युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। 2. वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 3. एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। 4. भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस अधिराज्य की स्थिति के समग्र विचार पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह भारत विभाजन से कम कोई अन्य व्यवस्था स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। 5 जनवरी 1941 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः इसे प्रारंभ किया। इस आंदोलन के दूसरे चरण में 20,000 से अधिक सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी हुई। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वे अंत तक अपने निर्णय पर अटल रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता। 23 मार्च 1940 ईस्वी के प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और उसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जमा ने उसका समर्थन किया था। पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में गढ़ा। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान आते थे। 1933 ईस्वी और 1935 ईस्वी में लिखे गए 2 पर्चों में रहमत अली ने एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। कभी कभी पाकिस्तान की मांग का मूल इकबाल के उस भाषण में खोजा जाता है जो उन्होंने 1930 ईस्वी में लीग का सभापतित्व करते समय इलाहाबाद में दिया था और जिसमें एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख था। किंतु इस भाषण के संदर्भ से स्पष्ट है कि इस महान उर्दू कवि और देशभक्त का स्वप्न देश को विभाजित करने का नहीं था, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का पुनर्गठन करके उसे एक ढीले ढाले भारतीय संघ में एक स्वायत्त इकाई बनाना था। जब रहमत अली ने पाकिस्तान की मांग रखी, उस समय इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मुस्लिम लीग और गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इस विचार को एक लड़के की सनक कहकर टाल दिया। किंतु 1937 ईस्वी के पश्चात लीग को किसी प्रकार के सकारात्मक मंच की बड़ी आवश्यकता थी और 1935 ईस्वी के कानून की संघीय धाराओं के लागू होने की संभावनाएं कम होती जा रही थीं। परिणामस्वरूप 1938 और 39 ईस्वी के बीच अनेक वैकल्पिक प्रस्ताव सामने आए। मार्च 1939 ईस्वी में लीग ने विभिन्न योजनाओं की जांच के लिए एक उपसमिति की स्थापना की, जहां जफरुल हसम और हुसैन कादरी की अलीगढ़ योजना में 4 स्वतंत्र राज्यों पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान बनाने की बात कही गई थी। वहीं अधिकांश अन्य योजनाएं पूर्ण विभाजन की धारणा तक नहीं पहुंची और वे एक ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर ही स्पष्ट और स्वायत्त मुस्लिम गुटों का निर्माण चाहती थी।
पंजाब में यूनियनिस्ट मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खान ने एक प्रकार की 3 स्तरों वाली संरचना का सुझाव दिया, जिसमें स्वायत्त प्रांत 7 क्षेत्रों में विभाजित होते, उनकी अपनी विधायिकाएं होती और वे मिलकर एक ऐसे ढीले ढाले संघ का निर्माण करते जिसमें केंद्र के पास केवल प्रतिरक्षा, विदेश विभाग, कस्टम और मुद्रा के मामले रहते। यह 1946 ईस्वी की कैबिनेट मिशन योजना का पूर्वाभास था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। प्रारंभ में पाकिस्तान की राजधानी कराची हुई और मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। पाकिस्तान को इस्लामी राज्य घोषित किया गया और वहां संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। परंतु 1948 ईस्वी में जिन्ना की मृत्यु के बाद संविधान की धाराओं के अनुसार शासन चलाना कठिन हो गया। पाकिस्तान का पहला संविधान 23 मार्च 1956 ईस्वी को लागू हुआ, जिसके अनुसार जनरल इस्कंदर मिर्जा को पहला अस्थायी प्रेसिडेंट चुना गया। जनरल इस्कंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 ईस्वी को पाकिस्तान का संविधान रद्द करके फौजी शासन की स्थापना कर दी, जो दिसंबर 1971 ईस्वी तक चलता रहा। 27 अक्टूबर 1958 ईस्वी को जनरल अयूब खान ने जनरल इस्कंदर मिर्जा को अपदस्थ कर दिया। 25 मार्च 1970 ईस्वी को जनरल याहिया खान ने जनरल अयूब खान का स्थान ले लिया। दिसंबर 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में हारने के बाद जनरल याहिया खान को शासन सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में सौंप देनी पड़ी। पाकिस्तानी शासकों ने पिछले सालों में भारत के प्रति संघर्ष और टकराव की जो नीति बरती, उसके फलस्वरूप दोनों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1948 और 49 ईस्वी में, दूसरा अप्रैल 1965 ईस्वी में, तीसरा अगस्त 1965 ईस्वी और चौथा दिसंबर 1971 ईस्वी में। पाकिस्तानी शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान का उपनिवेश जैसा भाग मानकर उसके प्रति जो भेदभावपूर्ण नीति बरती, उसके फलस्वरूप 18 अप्रैल 1971 ईस्वी को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उसने पाकिस्तान से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। बांग्लादेश पर बलात् अधिकार रखने वाली पाकिस्तानी सेनाओं ने 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को ढाका में भारतीय सेनाओं और बांग्लादेश की मुक्तवाहिनी की संयुक्त कमान के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 26 महीने बाद 22 फरवरी 1974 ईस्वी को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी। बांग्लादेश के निर्माण के फलस्वरूप पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य अब पश्चिमी पाकिस्तान तक सीमित रह गया है। बांग्लादेश भी भारत की भांति धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणामस्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। यहां पर विभिन्न नेताओं से संपर्क के बाद क्रिप्स ने 30 मार्च 1942 ईस्वी को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित। 1. युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। उसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। 2. युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3. संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। जो प्रांत इससे सहमत नहीं हैं, वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। 4. नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार, भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण का अधिकार मिला हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर किया। कांग्रेस कार्य समिति की 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को हुई बैठक में क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत करते ये कहा गया कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है।
कार्य समिति को संविधान निर्मात्री सभा के गठन पर भी आपत्ति थी, क्योंकि इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को जनता द्वारा निर्वाचित न करके उसके शासकों द्वारा नामित किया जाना था। कुछ प्रांतों के संघ में शामिल न होने से संबंधित प्रावधान भारतीय एकता के लिए गंभीर खतरा था। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है। क्रिप्स प्रस्तावों का एकमात्र क्रियाशील पहलू केंद्र सरकार के गठन से संबंधित था, जिसे सभी शक्तियां हस्तांतरित की जानी थीं। लेकिन प्रतिरक्षा विभाग पर ब्रिटिश सरकार का ही नियंत्रण बना रहना था। महात्मा गांधी ने इन प्रस्तावों को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को दो आधारों पर अस्वीकार किया। एक तो उनके लिए संविधान निर्मात्री संस्था में पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई थी, और दूसरे इसमें उनके भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने चले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थीं। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा था। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 ईस्वी को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 ईस्वी। गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में सांविधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस समय नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। बस इस बात का ध्यान रखें कि आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो। उन्होंने कहा, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए तथा इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि मानो आप स्वतंत्र हों। मैं स्वतंत्रता से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊंगा। गांधी जी के भाषण के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। इसी भाषण के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी गुलामी स्थायी बनाया जाना नहीं देख सकते। गांधी जी ने अपने भाषण में लोगों को जो निर्देश दिए थे उसके बिंदु निम्नवत: 1. सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें। 2. राजे महाराजे भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें और रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर दे। 3. छात्रों से कहा गया कि वे पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक वे इस पर अडिग रह सकें। 4. काश्तकारों के लिए निर्देश था कि यदि जमींदार उनका साथ न दे तो वे कर न चुकता करें। 8 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया।
जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को वाकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था की संपत्ति को जब्त कर लिया और साथ में जुलूसों को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार के इन कृत्यों से जनता भड़क उठी और नेतृत्व विहीन होकर तोड़फोड़ में जुट गई। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिलता है। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया। परिणामस्वरूप इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया। इस समय आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक और छोटूभाई खुडानिक के हाथों में थी। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाल ली। इन दिनों आंदोलन का समाचार पहुंचाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें सबसे रोमांचकारी कार्य बंबई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो पर गुप्त संचालन था। इसके प्रसारण को मद्रास तक सुना जा सकता था। रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। एक अन्य केंद्र बाबूभाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे। नवंबर 1942 ईस्वी में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबूभाई को 4 वर्ष की सजा हुई। भारत की अंग्रेजी सरकार ने 13 फरवरी 1943 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोहों का पूरा दोष गांधी जी एवं कांग्रेस पर थोप दिया। गांधी जी ने इन बेबुनियाद दोषों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज या कपड़े के टुकड़े पर करो या मरो का नारा लिखकर चिपका लेना चाहिए, जिससे यदि सत्याग्रह करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे इस चिन्ह के आधार पर दूसरे लोगों से अलग किया जा सके जिनका अहिंसा में विश्वास नहीं। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सरकार के इस ओर ध्यान न देने पर 10 फरवरी 1943 ईस्वी से गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव डाला। विदेशी समाचार पत्रों व संस्थाओं ने भी गांधी जी को रिहा करने का सुझाव दिया। परंतु चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, तब ऐसे समय एक कमबख्त बुड्ढे के समक्ष कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। सरकार की इस बर्बर नीति के विरोध में वायसराय के काउंसिल के सदस्य सर मोदी, सर N0 सरकार एवं अन्य ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। इस बीच गांधी जी से उनकी पत्नी कस्तूरबा एवं उनके निजी सचिव महादेव देसाई बिछुड़ चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता ये थी कि इस दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। 1. बलिया प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया और पड़ोसी गाजीपुर दोनों ही स्थानों पर थोड़े समय के लिए स्थापित की गई। बलिया में 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया गया। 2. तामलुक बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तामलुक की 73 वर्षीय किसान विधवा मातंगिनी हाजरा ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा था। 3. सतारा की राष्ट्रीय सरकार सबसे दीर्घजीवी रही। यह 1945 ईस्वी तक कार्यरत रही। इसके नेता वाईएसवी B0 चौहान थे। विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन की कई दलों एवं लोगों ने आलोचना की। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दलों में साम्यवादी दल ने इसकी आलोचना की। मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं, वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। मुस्लिम लीग के नेताओं ने ऐसे में ब्रिटिश सरकार की सहायता की। कांग्रेस के उदारवादियों को भी यह आंदोलन नहीं भाया। सर तेज बहादुर सप्राउ ने इस प्रस्ताव को अविचारित तथा असामयिक बताया। राजगोपालाचारी ने भी इसकी आलोचना की। अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य बताया। हिंदू महासभा एवं अकाली दल ने भी इसकी आलोचना की।
भारत छोड़ो आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल अवश्य रहा, क्योंकि इससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकी, परंतु जनचेतना जगाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन ने विश्व के कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा कर दिया। चीन के तत्कालीन मार्शल चांग काई शेक ने 25 जुलाई 1942 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र में लिखा कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया। सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा, भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। डॉक्टर शून्य ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के बेस्टिल के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। आजाद हिंद फौज। संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। समय 1943 ईस्वी। स्थान सिंगापुर। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में वे इंग्लैंड चले गए। 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे और योग्यता क्रम में उनका चौथा स्थान आया, लेकिन उससे त्यागपत्र दे दिया। 1921 ईस्वी में स्वदेश लौटने पर वे चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। चित्तरंजन दास ही उनके राजनीतिक गुरु थे। उन्हें पहली बार दिसंबर 1921 ईस्वी में 6 माह की सजा हुई और उसके बाद तो उन्हें 11 बार कारावास का दंड मिला। 1923 ईस्वी में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। 25 अक्टूबर 1924 ईस्वी को उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मांडले वर्मा की जेल में भेज दिया गया। 16 मई 1927 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। 1927 ईस्वी में ही इन्होंने धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1928 ईस्वी में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में हुई बैठक में उसकी औपनिवेशिक स्वराज संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया था। 1929 ईस्वी में इन्हें 6 महीने की सजा हुई। 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुझाव दिया कि स्वाधीनता की राष्ट्रीय मांग एक निश्चित समय के अंदर पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाए और ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक मांग पूरी न करने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। किंतु कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुसंख्यक सदस्यों, जो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे, के निरंतर विरोध के फलस्वरूप उन्हें अप्रैल 1939 ईस्वी में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देना पड़ा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1940 ईस्वी में इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1941 ईस्वी को एक पठान जियाउद्दीन के वेश में ये घर से बाहर निकल गए और गाड़ी में सवार होकर कलकत्ता से पेशावर पहुंचे। उनके साथ ही भगत राम ने उन्हें 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुंचा दिया। काबुल से रूस फिर जर्मनी पहुंच गए, वहां हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। हिटलर ने उन्हें हर तरह की सहायता देने का वचन दिया। जो भी भारतीय सैनिक इटली और जर्मनी के हाथ में पड़ गए थे उन सब को बुलाकर उन्होंने मुक्ति सेना बनाई और इसका दफ्तर ड्रेसडेन जर्मनी बनाया। उन्होंने बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक तथा अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित किए। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी से संबोधित किया। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने 16 फरवरी 1942 ईस्वी को संसार के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजों के समुद्री गढ़ सिंगापुर को फतह कर लिया। इसके बाद जापान ने मलाया से वर्मा तक का सारा प्रदेश जीत लिया। इन दिनों भारत के पुराने व प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जापान में थे। उन्होंने 28 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो में मलाया से वर्मा तक रहने वाले सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। उसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की।
इसके बाद 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी तक बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक और सम्मेलन हुआ, जिसे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जापान से बर्मा तक के देशों में रहने वाले असंख्य भारतीय सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत रूप से स्थापना की गई तथा सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निमंत्रण दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक सम्मेलन के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 13 जून 1943 ईस्वी को टोक्यो पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने इनका स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने यह स्पष्ट किया कि वे भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्होंने जापान की यह मांग स्वीकार कर ली कि युद्ध के समय जापान भारत की अधीनता में रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना प्रथम संदेश भारतीयों को टोक्यो रेडियो से दिया। ये संदेश राष्ट्रीयता के नाम से किया। इस समय आज़ाद हिंद फौज का निर्माण भी आरंभ हो गया था। भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ अपने आप को जापानी सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एक धार्मिक व्यक्ति प्रीतम सिंह और जापानी सैनिक अधिकारी मेजर फूजिहारा ने इन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया। सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप को मेजर फूजिहारा को सौंप दिया, जिसे उसने मोहन सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार सितंबर 1942 ईस्वी में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं केवल मुख्य परामर्शदाता बन गए। अब ये नेताजी कहलाने लगे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। वे स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए तथा अपने पद की शपथ ग्रहण की, जो इस प्रकार थी: मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। संसार की 9 शक्तियों ने, जिसमें जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मांचुको और आयरलैंड सम्मिलित थे, ने इस सरकार को मान्यता दी। इस सरकार ने 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने 8 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी की इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी स्वयं इन द्वीपों में आए और अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 1945 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का झंडा इन द्वीपों पर फहरा दिया गया। 4 फरवरी 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, पलेल, तिद्दिम इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष ने शहीदी दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई। कोहिमा के स्थान पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर उन्होंने सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें अपनी स्वतंत्रता देता हूं। ये स्वतंत्रता की देवी की मांग है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। जर्मनी ने भी हार मान ली। जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे, उन सब पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ऐसी परिस्थिति में अगस्त 1945 ईस्वी में सुभाष बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए, परंतु फॉर्मोसा द्वीप ताइपाई के पास विमान में आग लग जाने के कारण 18 अगस्त 1945 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। लाल किले का मुकदमा नवंबर 1945 ईस्वी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमे चलाए। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी मेजर शहनवाज खौ, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया।
इनके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्राउ, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। फौजी अदालत द्वारा इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई, नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दिया। सीआर फॉर्मूला 10 जुलाई 1944 ईस्वी। राजगोपालाचारी, जो मद्रास प्रांत के एक प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। 10 जुलाई 1944 ईस्वी को गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। 1. मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। वह अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका अदा करे। 2. द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिम व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए, फिर वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए। 3. मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता हो। 4. देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरे आवश्यक विषयों के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। 5. उपर्युक्त शर्तें तभी मानी जा सकती हैं जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करे। जिन्ना ने इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। गांधी और जिन्ना के बीच 9 से 27 सितंबर के बीच बातचीत चलती रही। पहली बार गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम, महान नेता कहकर उनके सम्मान को बढ़ाया, पर जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग पर अटल रहकर वार्ता को असफल कर दिया। कालांतर में इसी फॉर्मूले के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। इस प्रकार राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। वेवेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी। अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड विस्काउंट वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। उन्होंने भारतीय सांविधानिक गतिरोध दूर करने की दिशा में प्रयास आरंभ किया। मार्च 1945 ईस्वी में वायसराय इंग्लैंड गए और वहां ब्रिटिश सरकार से भारतीय मामलों पर चर्चा की। 14 जून 1945 ईस्वी को भारतीय जनता के नाम एक प्रसारण किया। उसी दिन भारत सचिव आमरी ने समान वक्तव्य हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया। वायसराय तथा भारत सचिव दोनों के विचार और मनोभाव समान थे। भारत के विद्यमान राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को उसके पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना और सांविधानिक समझौता प्राप्त करना था। वेवेल योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। 1. वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। 2. प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतीयों को दिए जाएंगे। 3. कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। 4. कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगा। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। 5. कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। 6. युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। 7. भारत में ग्रेट ब्रिटेन के वाणिज्यिक तथा अन्य हितों की देखभाल के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, तारा सिंह तथा इस्माइल खां। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा ये शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी।
मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रुख 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाले शिमला सम्मेलन के असफलता का प्रमुख कारण बना। कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार वेवेल योजना असफल रही। अतः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 ईस्वी को सम्मेलन के विफलता की घोषणा की। भारत में आम चुनाव दिसंबर 1945 ईस्वी। 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इससे एक माह पूर्व ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, जिसमें विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई और क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी पर्याप्त बहुमत के साथ सत्ता में आई। नई श्रमिक सरकार ने सर पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया। एटली सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था, जो कि 1936 ईस्वी से नहीं हुए थे। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में भी कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत लीं। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती, जिसमें 19 मुस्लिम सीटें भी सम्मिलित थीं, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 17 सीटें मिलीं। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में ही बहुमत प्राप्त हो सका। शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी से 23 फरवरी 1946 ईस्वी। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। उनकी एक मांग ये भी थी कि नाविक B0C0 दत्त को, जिसे जहाज की दीवालों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा किया जाए। अगले दिन कैसल और पोर्ट बैरक के नाविक भी इस हड़ताल में शामिल हो गए। बंबई में इस विद्रोह के समर्थन में जनता ने व्यापक पैमाने पर विरोध किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। अंबाला और जबलपुर के सैनिकों ने सहानुभूति के रूप में हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। बंबई में सेना ने नाविकों तथा उसके सहयोगियों को शांत करा दिया। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हों, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इस विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी को बंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें 20 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। उनके प्रदर्शनों में 3 झंडे एक साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। इस देशव्यापी विस्फोटक स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 ईस्वी को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 19 फरवरी 1946 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे: भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख A0B0 अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं। 1. भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय और देशी राज्य सम्मिलित हों, जो विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा एवं सूचनाओं का नियंत्रण और उसे उपर्युक्त विषयों के लिए आवश्यक वित्त संग्रह करने की शक्ति प्राप्त हो। 2. संघ का ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित कार्यपालिका एवं विधानमंडल हो।
विधानमंडल में किसी गंभीर सांप्रदायिक मामले पर उठे प्रश्न पर निर्णय प्रत्येक दोनों बड़े समुदायों हिंदू मुसलमान के उपस्थित एवं मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत और साथ साथ उपस्थित एवं मतदान करने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से हो। 3. संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। 4. भारतीय राज्य संघ समर्पित विषयों के अतिरिक्त समस्त विषयों एवं शक्तियों को रखे रहेंगे। 5. प्रांतों को कार्यपालिका एवं विधायिका के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक समूह सामान्य रूप से लिए जाने वाले प्रांतीय विषयों को अवधारित कर सकेंगे। 6. संघ एवं समूहों के संविधान में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके अधीन किसी भी प्रांत को उसकी विधानसभा के मतों की बहुसंख्या द्वारा प्रारंभिक 10 वर्षों की अवधि के पश्चात और तदुपरांत प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर संविधान के निबंधनों पर पुनर्विचार करने के लिए आहूत करने की अनुमति हो। 7. कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा। ये व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक हो। प्रांतीय स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में वहां के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होना चाहिए। प्रांतों में प्रत्येक प्रमुख समुदाय के लिए आवंटित प्रतिनिधियों को संबंधित विधानसभा में किसी समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए, अर्थात मुस्लिम प्रतिनिधि का निर्वाचन मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे। इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त सामान्य मुस्लिम और सिख समुदाय हैं। भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 93 होगी। कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव पेश किया कि संविधान सभा में कुल 292 सदस्य होंगे। ब्रिटिश भारतीय सदस्य 3 भागों में विभक्त होंगे। भाग क मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा। भाग ख पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध, और भाग ग बंगाल एवं असम। इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्ली में एकत्रित होंगे और संविधान सभा का गठन करेंगे। तत्पश्चात ये प्रांतीय प्रतिनिधि प्रत्येक भाग के प्रांतों के लिए संविधान निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे और यह भी निर्णय करेंगे कि क्या उन प्रांतों के लिए कोई समूह संविधान बनाया जाएगा और यदि ऐसा हो तो समूह किन प्रांतीय विषयों के साथ व्यवहार करेगा। जब समूह संविधान का निर्माण हो जाएगा तब तीनों भागों के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि संघ संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से पुनः एकत्रित होंगे। कांग्रेस संविधान सभा से संबंधित प्रस्तावों पर सहमत हो गई, लेकिन उसने अंतरिम सरकार गठन करने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग को उसमें असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिम लीग ने पहले तो 6 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर लिया, लेकिन 29 जुलाई को उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली तथा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही के सहारा के लिए मुसलमानों का आह्वान किया। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी। जुलाई 1946 ईस्वी में मंत्रिमंडलीय मिशन योजना के अनुसार चुनाव हुए। ब्रिटिश प्रांतों के लिए 210 साधारण स्थानों में से कांग्रेस ने 199 स्थान जीत लिए, जो 11 स्थान बाकी बचे। उनमें से पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने 2 स्थान, स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 6 स्थान, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 स्थान, दलित उद्धार संघ ने 2 स्थान जीत लिए। 78 मुस्लिम स्थानों में से मुस्लिम लीग ने 73 स्थान जीते। शेष 5 स्थानों में से कांग्रेस ने 3 स्थान, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 स्थान और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी ने 1 स्थान पर कब्जा कर लिया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 296 सदस्यों में से कांग्रेस का साथ देने के लिए 212 सदस्य थे और मुस्लिम लीग की आज्ञा पालन करने के लिए 73 सदस्य थे। शेष 11 सदस्यों में भी 6 सदस्य कांग्रेस का नेतृत्व मानने के लिए तैयार थे। संविधान सभा के चुनाव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बाद में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए।
इस कारण उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी। चूंकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली थी और लीग ने स्वीकार कर दी थी, इसलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 ईस्वी को निमंत्रण भेजा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, लेकिन इसी दिन से होने वाले सांप्रदायिक ने भारतीय परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। दंगों का आरंभ 16-17 अगस्त को कत्ता से हुआ, जो 1 सितंबर को बंबई को प्रभावित करते हुए पूर्वी बंगाल के नोआखाली, 11 अक्टूबर बिहार, 25 अक्टूबर संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर, नवंबर तक फैल गया और मार्च 1947 ईस्वी से इन्होंने सारे पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। कलकत्ता में लीग की सरकार थी और उसने सीधी कार्यवाही के दिन छुट्टी घोषित कर दी थी। वहां के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने इन दंगों को भड़काने का कार्य भी किया। 29 अगस्त तक कम से कम 4000 लोग मारे गए और 10,000 घायल हुए। पूर्वी बंगाल के नोआखाली और टिप्परा जिले में सामाजिक विद्रूपता स्पष्ट थी। यहां हत्याओं की तुलना में संपत्ति पर आक्रमण और बलात्कार की घटनाएं अधिक हुई। 25 अक्टूबर को नोआखाली दिवस मनाए जाने के सिलसिले में बिहार में दंगे हुए। ये मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू किसानों का सामूहिक विद्रोह था, जिसके फलस्वरूप होने वाला नरसंहार नोआखाली से कहीं अधिक भयंकर था। इसमें कम से कम 7,000 लोग मारे गए। बिहार के बाद गढ़मुक्तेश्वर की बारी थी, जहां हिंदू तीर्थयात्रियों ने 1000 मुसलमानों की हत्या कर दी। पंजाब में भी करीब 5,000 लोग मारे गए। पेंडेरल मून ने अपनी पुस्तक डिवाइड एंड विविड में अनुमान लगाया है कि इन दंगों में करीब 1,80,000 लोग मारे गए, जिसमें 60,000 पश्चिम के और 1,20,000 पूरब के थे। मार्च 1948 ईस्वी तक 60 लाख मुसलमान एवं 45 लाख हिंदू एवं सिख शरणार्थी बन चुके थे। इस पागलपन और मूर्खता के बीच विवेक, साहस और गरिमा की एकमात्र प्रतिमूर्ति 70 वर्षीय वृद्ध महात्मा गांधी शांति की पुनर्स्थापना के लिए नोआखाली गए। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की तथा कहा कि जो काम 30,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 ईस्वी। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 6 अगस्त 1946 ईस्वी को पम-शून्य नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। पम-शून्य जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः 2 सितंबर को पम-शून्य नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें शामिल होने वाले कांग्रेस सदस्य थे पम-शून्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर शून्य जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CS भाभा। लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों, जिसमें लियाकत अली एवं गजनफर अली भी सम्मिलित थे, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने पर 3 सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। इस अंतरिम सरकार में पम-शून्य नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद दिया गया, जबकि पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त विभाग सौंपा गया। मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद इस अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। इसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, एक ईसाई, एक पारसी और एक सिख सम्मिलित थे। मुस्लिम लीग का मूल उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ बनाना, शासकीय कार्यों में बाधा डालना एवं देश की प्रगति को अवरुद्ध करना था। मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण के कारण ही अंतरिम सरकार शीघ्र ही एक बेकारसी निकाय सिद्ध हुई। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 ईस्वी।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की भी घोषणा की। 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा वायसराय माउंटबेटन 22 मार्च 1947 ईस्वी को भारत आए तथा शीघ्र ही इन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत शुरू कर दी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी। 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। भारत आते ही माउंटबेटन ने यहां की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श किया। यह विचार विमर्श 24 मार्च से 15 अप्रैल के बीच किया गया। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में सर्वप्रथम इन्होंने पम.0 नेहरू से मुलाकात की। गांधी जी से माउंटबेटन की प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 ईस्वी को हुई। फिर ये वल्लभ भाई पटेल से मिले। जिन्ना से माउंटबेटन की मुलाकात कांग्रेस नेता मौलाना आजाद, जे.वी. कृपलानी, कृष्ण मेनन तथा मुस्लिम लीग के सचिव लियाकत अली खां के साथ हुई। सिख प्रतिनिधियों में बलदेव सिंह, मास्टर तारा सिंह और अन्य सिख नेताओं के अतिरिक्त बीकानेर एवं भोपाल की भारतीय रियासतों के राजाओं से बातचीत की। इस सिलसिले में माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना है। गांधी जी ने अपनी मुलाकात के दौरान ये सुझाव दिया था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी का ये सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य न था। जिन्ना ने भी अपनी मुलाकात के दौरान गांधी के सुझाव का विरोध किया था। माउंटबेटन ने सबसे पहले सरदार पटेल को देश के बंटवारे के पक्ष में किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को समझा बुझाकर बंटवारे के पक्ष में किया गया। इस कार्य में लेडी माउंटबेटन ने भी सहयोग किया, परंतु अबुल कलाम आजाद देश विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं बंटवारे के खिलाफ रहा हूं और अब भी हूं। गांधी जी ने कहा, अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी न होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत न दूंगा। 2 अप्रैल 1947 ईस्वी को गांधी लॉर्ड माउंटबेटन से मिले। उन्होंने माउंटबेटन को सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने दिया जाए। माउंटबेटन को यह सुझाव कुछ हद तक मंजूर था, परंतु इस सुझाव का जबरदस्त विरोध नेहरू और पटेल दोनों ने किया और इसे वापस लेने के लिए गांधी को बाध्य किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ख्याल था कि गांधी सरदार पटेल के प्रभाव के कारण बंटवारे का विरोध न कर सके और समर्थक बन गए। कांग्रेस और लीग नेताओं से बात करने के बाद माउंटबेटन लंदन गए और ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की अपनी योजना पेश की। ब्रिटिश सरकार की सहमति पाकर वे 31 मई को वापस आए और कांग्रेस तथा लीग नेताओं से बातचीत की। इन नेताओं की स्वीकृति पाकर ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अनुसार एक हिंदुस्तान को 2 हिस्सों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। 2 संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे मानने के लिए तैयार न हो। 3 बंगाल और पंजाब में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए और उसमें यदि कोई भी पक्ष प्रांत विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। 4 उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत द्वारा ये पता लगाया जाए कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहेगा। 5 असम के सिलहट जिले से इसी प्रकार जनमत द्वारा निर्णय कराया जाए। 6 भारतीय नरेशों के प्रति पुरानी नीति रहेगी कि सर्वोच्चता के अधिकार उन राज्यों को वापस लौटा दिए जाएंगे। इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। बंगाल और पंजाब में जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन के अधीन सौंपा गया। स्पष्टतः माउंटबेटन की योजना देश के 2 टुकड़े कर देने की थी। साथ ही ये देशी रियासतों को अधिकार देती थी कि वे चाहें तो भारतीय संघ या पाकिस्तान किसी में शामिल न होकर ब्रिटेन के अधीन बनी रह सकती थी।
माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो प्रारंभ में बंटवारे का विरोध कर रहे थे। आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। पटेल और नेहरू ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गांधी ने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेताओं में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डा. के चलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC में सर्वसम्मति से पास न हो सका था। 108 सदस्यों ने या तो इसके खिलाफ वोट दिया था या वे तटस्थ रहे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक 10 जून 1947 ईस्वी को दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेने के बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के राष्ट्रवादी खुदाई खिदमतगार के नेता अब्दुल गफ्फार खां धर्मसंकट में पड़ गए। उन्होंने मांग की कि अलग पठानिस्तान या पख्तूनिस्तान की योजना के बारे में भी जनमत लिया जाए, परंतु माउंटबेटन ने इससे इनकार कर दिया। फलतः पाकिस्तान या भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बारे में जनमत लेने के समय उन्होंने बहिष्कार का नारा दिया। लीग ने घोर सांप्रदायिकता का प्रचार कर और अनेक जाली वोट डलवाकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करवाया। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी 18 जुलाई 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्थापना होगी। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान की स्थापना हुई। मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली प्रधानमंत्री बने। भारतीय संघ की बैठक संविधान सभा की 14 अगस्त की आधी रात को हुई। रात के 12 बजे और 15 अगस्त प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा, आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और जब एक राष्ट्र की अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। इसके बाद संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। 15 अगस्त की प्रातः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। जो स्वतंत्रता हमें मिली वह केवल विभाजित स्वतंत्रता थी। इसके साथ ही सांप्रदायिक घृणा और क्रूरता के रूप में एक बड़ी मानवीय त्रासदी प्रारंभ हुई, जिसका कोई लिखित सादृश्य भारत के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। ये कहना ही पर्याप्त होगा कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन। एक बंबई में पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष WC बैनर्जी थे। प्रमुख बातें। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28-31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक बंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर यह बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभ में ये पूना में होना था, किंतु प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बंबई कर दिया गया।
कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी से 38, मद्रास से 21, बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधि थे। इसमें ज्यादातर प्रतिनिधि वकील और पत्रकार थे। कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन 28 दिसंबर 1886 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। प्रमुख बातें। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। डिफरिन ने सम्मेलन में आए हुए व्यक्तियों को व्यक्तिगत हैसियत से उद्यान भोज गार्डन पार्टी दी थी। इन निमंत्रित व्यक्तियों में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी शामिल नहीं हुए। 3 मद्रास में तीसरा अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1887 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रमुख बातें। तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। ये पहला सम्मेलन था जिसके कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। यह आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि आम जनता से कॉम्प्लेक्स में शामिल होने की अपील की गई तथा सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई। इस सम्मेलन में भारतीय भाषाओं में भी भाषण हुआ। तंजौर के म्युनिसिपल कमिश्नर मूकनाश्री ने तमिल में भाषण दिया। इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव हिम के विरोध के बावजूद पास हुआ। डिफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की। M0G0 रानाडे ने इसी समय से कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। 4 इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन 28 और 29 दिसंबर 1888 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रमुख बातें। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ। यहाँ के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने पूरी कोशिश की कि यह सम्मेलन इलाहाबाद में न होने पाए, परंतु इस समय राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथा काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। सर सैयद अहमद और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया। इस अधिवेशन में 1248 सदस्यों ने भाग लिया। पहली बार लाला लाजपत राय भी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि अगर किसी प्रस्ताव पर मुस्लिम प्रतिनिधियों के एक बड़े भाग को आपत्ति हो तो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कांग्रेस जन का नारा है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं। डिफरिन ने न केवल कांग्रेस की आलोचना की बल्कि यह कहकर कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया कि ये जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। 5 बंबई में 5वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1889 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडेबन थे। प्रमुख बातें। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ तथा कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ। 6 कलकत्ता में छठा अधिवेशन 28 और 29 दिसंबर 1890 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। प्रमुख बातें। इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया। 7 नागपुर में 7वां अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर 1891 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। प्रमुख बातें। अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। 8 इलाहाबाद में 8वां अधिवेशन 28 और 29 दिसंबर 1892 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष WC बैनर्जी थे। प्रमुख बातें। 1890 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि 1892 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन इंग्लैंड में किया जाएगा, बशर्ते सभी केंद्रों के स्टैंडिंग कमेटियों के सदस्यों की अनुमति प्राप्त हो जाए। परंतु यह अधिवेशन इंग्लैंड में न हो सका। 9 लाहौर में 9वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1893 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। प्रमुख बातें। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। 10 मद्रास में 10वां अधिवेशन
27 और 28 दिसंबर 1894 ईस्वी जिसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब थे। प्रमुख बातें अल्फ्रेड वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। 11 पुना में 11वां अधिवेशन 28 और 29 दिसंबर 1895 ईस्वी जिसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। प्रमुख बातें तिलक ने एमजी रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। 12 कलकत्ता में 12वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1896 ईस्वी जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। प्रमुख बातें कांग्रेस मंच से बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान पहली बार किया। 13 अमरावती महाराष्ट्र में 13वां 28 और 29 दिसंबर 1897 ईस्वी जिसके अध्यक्ष एमसी शंकरन नायर थे। 14 मद्रास में 14वां अधिवेशन 27 और 29 दिसंबर 1898 ईस्वी जिसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। 15 लखनऊ में 15वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1899 ईस्वी जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। 16 लाहौर में 16वां अधिवेशन 27 और 29 दिसंबर 1900 ईस्वी जिसके अध्यक्ष एनजी चंद्रावरकर थे। 17 कलकत्ता में 17वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1901 ईस्वी जिसके अध्यक्ष दिनशा ईसवी वाचा थे। 18 अहमदाबाद में 18वां अधिवेशन 23 से 26 दिसंबर 1902 ईस्वी जिसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। 19 मद्रास में 19वां अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1903 ईस्वी जिसके अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। 20 बंबई में 20वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1904 ईस्वी जिसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। 21 वाराणसी में 21वां अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर 1905 ईस्वी जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख बातें बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। 22 कलकत्ता में 22वां अधिवेशन 26 से 29 दिसंबर 1906 ईस्वी जिसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। प्रमुख बातें कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 23 सूरत में 23वां अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर 1907 ईस्वी जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। प्रमुख बातें यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था। स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नर्म दल एवं गरम दल में बंट गया। इस कारण सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अतः उसी अर्थात 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। कांग्रेस विभाजन के बाद नर्मपंथियों का कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। 23 मद्रास में 23वां अधिवेशन 29 और 30 दिसंबर 1908 ईस्वी जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। 24 लाहौर में 24वां अधिवेशन 27 से 29 दिसंबर 1909 ईस्वी जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। 25 इलाहाबाद में 25वां अधिवेशन 28 और 29 दिसंबर 1910 ईस्वी जिसके अध्यक्ष सर विलियम वेडेबन थे। 26 कलकत्ता में 26वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1911 ईस्वी जिसके अध्यक्ष विशन नारायण दर थे। प्रमुख बातें कांग्रेस मंच से जन गण मन का पहली बार गान हुआ। 27 बांकीपुर में 27वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1912 ईस्वी जिसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे। प्रमुख बातें इसी अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 28 कराची में 28वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1913 ईस्वी जिसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद थे। 29 मद्रास में 29वां अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1914 ईस्वी जिसके अध्यक्ष भूपेंद्रनाथ बसु थे। 30 बंबई में 30वां अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर 1915 ईस्वी जिसके अध्यक्ष एसपी सिन्हा थे। 31 लखनऊ में 31वां अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1916 ईस्वी जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। प्रमुख बातें तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया। लखनऊ अधिवेशन में नर्म दल एवं गरम दल पुनः एक हो गए। तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में ही नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा।
32 कोलकाता में 32वां 28 और 29 दिसंबर 1917 ईस्वी जिसके अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थीं। प्रमुख बातें, यह एक आयरिश महिला थी जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुईं। 33 दिल्ली में 33वां अधिवेशन 26 से 31 दिसंबर 1918 ईस्वी जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में तिलक अध्यक्ष चुने जाने वाले थे, परंतु शिरोल केस में लंदन जाने के कारण मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुन लिया गया। पहली बार बंबई में 1918 ईस्वी में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन रोलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 34 अमृतसर में 34वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1919 ईस्वी जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 35 नागपुर में 35वां अधिवेशन 26 से 31 दिसंबर 1920 ईस्वी जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया तथा कहा गया कि 25 पैसे चंदा देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। इस अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई तथा हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 36 अहमदाबाद में 36वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1921 ईस्वी जिसके अध्यक्ष सीआर दास थे। प्रमुख बातें, सीआर दास के जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। 37 गया में 37वां अधिवेशन 26 से 31 दिसंबर 1922 ईस्वी जिसके अध्यक्ष सीआर दास थे। 38 काकीनाडा बंगाल में 38वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1923 ईस्वी जिसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। प्रमुख बातें, 1923 ईस्वी में ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ। इस समय इनकी उम्र 35 वर्ष थी। ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष हुए। 39 बेलगांव में 39वां अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर 1924 ईस्वी जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। प्रमुख बातें, गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस का अध्यक्ष बन पाए। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। 40 कानपुर में 40वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1925 ईस्वी जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। प्रमुख बातें, ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित न हो सका। 41 गुवाहाटी में 41वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1926 ईस्वी जिसके अध्यक्ष M0 श्रीनिवास अयंगर थे। प्रमुख बातें, इसी अधिवेशन से कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 42 मद्रास में 42वां अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर 1927 ईस्वी जिसके अध्यक्ष M.A. अंसारी। प्रमुख बातें, सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, परंतु इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 43 कलकत्ता में 43वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1928 ईस्वी जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। प्रमुख बातें, कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। 44 लाहौर में 44वां अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर 1929 ईस्वी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रमुख बातें, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 1930 ईस्वी की प्रमुख बातें, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। 45 कराची में 45वां अधिवेशन 29 मार्च 1931 ईस्वी जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रमुख बातें, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया।
कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं, परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। 46 दिल्ली में 46वां अधिवेशन 24 अप्रैल 1932 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष सेठ रणछोड़लाल दास अमृतलाल थे। 47 कलकत्ता में 47वां अधिवेशन 1 अप्रैल 1933 ईस्वी, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती नेलनी सेनगुप्त थीं। प्रमुख बातें, ये प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष। 48 बंबई में 48वां अधिवेशन 26 से 28 अक्टूबर 1934 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद थे। 1935 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 49 लखनऊ में 49वां अधिवेशन 12-14 अप्रैल 1936 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड (CPB) की स्थापना की गई। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, हाँ, मैं समाजवादी हूं, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। 50 फैजपुर बंगाल में 50वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1937 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रमुख बातें, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ। इस अधिवेशन में एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। 51 हरिपुरा गुजरात में 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। प्रमुख बातें, यह अधिवेशन भी एक गांव में हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया तथा पम शून्य जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। 52 त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर में 52वां अधिवेशन 10 मार्च 1939 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। प्रमुख बातें, पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को 1377 ईस्वी के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया, परंतु अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 53 रामगढ़ में 53वां अधिवेशन 17 से 19 मार्च 1940 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1941 से 1945 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। प्रमुख बातें, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण जब कांग्रेस को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया गया तथा सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया, तब 1941 से 1945 ईस्वी के मध्य कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका। अतः इन वर्षों में अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के रामे में हुआ। 1946 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रमुख बातें, जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया, अतः कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। 54 मेरठ में 54वां अधिवेशन 23 नवंबर 1946 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। प्रमुख बातें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। 1947 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद थे। 55 जयपुर में 55वां अधिवेशन 18 और 19 दिसंबर 1948 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर शून्य पट्टाभी सीतारमैया थे। 56 नासिक में 56वां अधिवेशन 1950 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रमुख बातें, नासिक अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए। पटेल ने P0D0 टंडन को समर्थन दिया, जबकि नेहरू ने J0B0 कृपलानी को। तीसरे उम्मीदवार शंकर राव देव थे। टंडन को 1306 मत, कृपलानी को 1092 मत एवं शंकर राव देव को 202 मत मिले। नेहरू के दबाव के कारण 8 सितंबर 1951 ईस्वी को टंडन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। 57 नई दिल्ली में 57वां अधिवेशन 1951 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष पम शून्य जवाहरलाल नेहरू थे।
58 हैदराबाद में 58वां अधिवेशन 1953 ईस्वी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 59 कल्याणी में 59वां अधिवेशन 1954 ईस्वी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 60 अवाड़ी में 60वां अधिवेशन 1955 ईस्वी जिसके अध्यक्ष उच्चंग्राय नवलराय ढेबर थे। प्रमुख बातें इस अधिवेशन में कांग्रेस ने देश में लोकतांत्रिक आधार पर समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति स्वीकार की। 61 अमृतसर में 61वां अधिवेशन 1956 ईस्वी जिसके अध्यक्ष उच्चंग्राय नवलराय ढेबर थे। 62 गुवाहाटी में 62वां अधिवेशन 1958 ईस्वी जिसके अध्यक्ष उच्चंग्राय नवलराय ढेबर थे। 63 नागपुर में 63वां अधिवेशन 1959 ईस्वी जिसकी अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। 64 बंगलौर में 64वां अधिवेशन 1960 ईस्वी जिसके अध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। प्रमुख बातें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष बने। 65 गुजरात में 65वां अधिवेशन 1961 ईस्वी जिसके अध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। 66 भुवनेश्वर में 66वां अधिवेशन 1962 ईस्वी जिसके अध्यक्ष दामोदरन संजीवैया थे। 67 पटना में 67वां अधिवेशन 1963 ईस्वी जिसके अध्यक्ष दामोदरन संजीवैया थे। 68 भुवनेश्वर में 68वां अधिवेशन 1964 ईस्वी जिसके अध्यक्ष के कामराज थे। 69 दुर्गापुर में 69वां अधिवेशन 1965 ईस्वी जिसके अध्यक्ष के शून्य कामराज थे।